Hello everyone, welcome back to our channel. This is me सोनिया धामा. आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलो आज की अपनी क्लास पे आते हैं और हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है समानता का अधिकार। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। फंडामेंटल राइट्स हमारे शुरू हो गए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को बहुत डिस्क्रिप्टिवली आपको समझाया है और आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से क्लास को आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप कोई लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बल्कि आपको बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक नागरिक होने के नाते आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने अधिकारों का कितना, कब और कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, चलें आते हैं अपने क्लास के टॉपिक पर आते हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कितने मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति को कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं। व्यक्ति के पास भारत में, हमारे जो भारतीय संविधान ने व्यक्ति को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनमें सबसे पहले समानता का अधिकार, जो हमारा डील करता है अनुच्छेद 14 से आर्टिकल 14 से 18। दूसरा हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और ये हमारा डील करता है आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, फिर थर्ड जब हम अनुच्छेद अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं, थर्ड हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये जो हमारा अधिकार हमें मिलता है ये मिलता है आर्टिकल 23 एंड 24 के तहत। ठीक है, फोर्थ हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये हमारा डील करता है आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की और 30 की, और ये हमारा हमारा अनुच्छेद को, हमारा मौलिक अधिकार कौन सा हुआ, फिफ्थ हमारा मौलिक अधिकार है, और इसमें है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। और 6 हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा डील करता है आर्टिकल 32 से। ठीक है, जब ओरिजिनली हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान ने हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे। ठीक है, जिसमें से अब जो मैंने आपको अभी बताया ये 6 मौलिक अधिकार हमें प्रेजेंट में हमारे पास है, जिसमें से जो हमारा 7th मौलिक अधिकार था, 7th जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको हटा दिया गया, और वो हमारा 7th फंडामेंटल राइट्स कौन सा था, वो था हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब फिलहाल में अब आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 300A के तहत अब वो क्या है, हमारा एक लीगल राइट है। ठीक है, विधिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट। ओके, तो आप इतना ही सी हमें ये थोड़ा सा भी, कुछ स्टूडेंट्स अगर नए भी जुड़े हैं तो उन्हें भी जानना जरूरी है, बैकग्राउंड आप अपने माइंड में ये रखें। ठीक है, मौलिक अधिकारों का। अब हम आएंगे अपने सबसे पहले मौलिक अधिकार पर, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो हमारा डील करता है आर्टिकल 14 टू 18 हमारा डील करता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 14 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल को ही हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल 14 की बात करेंगे। आर्टिकल 14 जो हमारा बात करता है वो हमारा बात करता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
इंग्लिश में इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इस अनुच्छेद में हमें ये बताया गया है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को, अब आपको देखिए यहाँ पे जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि केवल जो नागरिकों को भी और गैर नागरिक, ठीक है, सिटीजन और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों को प्राप्त हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। सेपरेटली आप उसे माइंड में क्लियर रखें। और मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कौन से फंडामेंटल राइट है जो केवल सिटीजन्स को ही प्राप्त है, ठीक है, और कौन सी फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ, कौन से फंडामेंटल राइट्स दोनों को प्राप्त है, सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी। ठीक है, चलिए आते हैं, हमारा आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 हमें बताता है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य, स्टेट जो है, मैंने आपको बताया था ना स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, आर्टिकल 12 ने बताया। अब हम हर जगह बात करेंगे कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, कौन कौन राज्य के अंदर आता है। आप इसके लिए आपको फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आप मेरी प्रीवियस क्लास में जाएं और स्टेट को अच्छे से वहां पे पढ़े जाके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आर्टिकल 14 ने कहा कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति मतलब एनी पर्सन, और एनी पर्सन में यहाँ पे इंक्लूड होगा सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिक की बात नहीं हुई है, यहाँ पे दोनों की बात हुई है, ठीक है। जहाँ पे भी किसी भी व्यक्ति, जहाँ पे भी पर्सन लिखा आता है, किसी भी व्यक्ति की बात होती है, इट मीन्स कि वहां पे सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 हमें ये बोलता है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान ने एक प्रावधान किया, संविधान में बताया गया है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसके अगेंस्ट में क्या नहीं किया जाएगा, उसके साथ विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है। हर व्यक्ति को क्या होगी, विधि के समक्ष क्षमता होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगी, ठीक है। दोनों की यहाँ पे बात की गई है। मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे बात करूंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमारे संविधान ने ना दोनों को इंक्लूड किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे विधि के समक्ष क्षमता की भी बात की है और हमने विधियों के समान संरक्षण की भी बात की है, दोनों को हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है। देखिए, ये जो जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष क्षमता, जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारा लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका क्या मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है कि सभी व्यक्ति क्या है, विधि के समक्ष समान है, चाहे वह व्यक्ति अमीर है, गरीब है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वंश का है, ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हर व्यक्ति क्या है, विधि के समक्ष समान है। विधि उस पर इक्वली उस पे लागू होगी, ठीक है, बराबर रूप से उस पे लागू होगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप अमीर हैं या फिर आप रईस व्यक्ति हैं, आप धनी व्यक्ति हैं तो आपके लिए विधि अलग हो जाएगी या गरीब के लिए विधि अलग हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला सभी के लिए विधि क्या है, समान है। ये है विधि के समक्ष समता का मतलब। वहीं पे हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समता, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है
ठीक है, कि विधि के समक्ष समता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये कंसेप्ट हमारा कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं पे ही जब हम विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लिया गया है यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से ये कंसेप्ट लिया गया है। उन्होंने अपने संविधान में इस कंसेप्ट को उतारा है, वहां पे बात की गई है। उन्होंने जो समानता में समानता का अधिकार दिया ना, तो वहां पे उन्होंने कौन सी समानता दिया, अमेरिका ने दिया है, विधियों का समान संरक्षण उन्होंने दिया है। ब्रिटेन ने वहीं पे विधि के समक्ष समता, उन्होंने सभी के लिए लोगों को समान बनाया। हमने दोनों को यूज किया, हमने दोनों को इंक्लूड किया और हमारे यहाँ पे दोनों तरह की हमारे यहाँ पे समानता दी गई है, विधि के समक्ष समता भी और विधियों का समान संरक्षण भी। अब देखिए विधियों का जो समान संरक्षण है, आप याद रखेंगे ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। मेरी जो मैं जैसे याद रखती हूँ, मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या मतलब एक थोड़ा सा हम रीजन लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे विधियों का समान संरक्षण की बात हुई है, विधियों का समान संरक्षण है ना, आप इसे के या का कुछ भी कर सकते हैं, विधियों का समान संरक्षण की बात हुई है। तो देखिए यहाँ पे भी विधियों का समान संरक्षण, तो यहाँ पे भी क्या आता है, का आता है, ठीक है, यहाँ पे भी का आता है, आप इसको का कर ले, विधियों का समान संरक्षण, यहाँ पे भी का आता है और अमेरिका में भी लास्ट में का आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख पाती हूँ क्योंकि यहाँ से ना स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो दोनों कंसेप्ट है कौन से देश से लिया गया है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या कंसेप्ट है, विधियों का समान संरक्षण का क्या मतलब है। तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना, ठीक है, समान परिस्थितियों में समान समान व्यवहार का किया जाना। इक्वल बिहेवियर इन इक्वल सिचुएशंस, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे कि कैसे समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना, ये कैसे होगा। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे जैसे कि भाई यहाँ पे बोला कि विधियों का सभी व्यक्तियों को क्या होगा, विधियों का समान संरक्षण होगा, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण होगा सभी के साथ समान परिस्थितियों में, विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि भाई कोई अमीर व्यक्ति है, या फिर ये एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई ए पर्सन है, ये जो ए पर्सन है इसकी जो मंथली इनकम है, ये कमाता है, इसकी 50,000 इनकम है, ठीक है, मंथली इसकी जो इनकम है वो 50,000 है। वहीं पे एक गरीब व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, जो कि हार्डली 5,000 ही कमा पाता है। कहने का मतलब है ये कौन है, ये थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा ठीक है मीडियम पर, रिच तो हम इसे नहीं बोल सकते, ठीक है, जब हम उसमें आएंगे। लेकिन इसके क्या कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति 50,000 महीने का कमाता है, वहीं पे ये व्यक्ति 5,000 महीने का कमाता है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने दोनों ने कोई अपराध किया, ठीक है, दोनों ने सेम कोई ऑफेंस किया और इन्हें जो सजा मिली, यहाँ पे इन्हें बोला गया कि भाई आप क्या करेंगे ना, 25,000 का आपको फाइन जमा करना है, ठीक है, 25,000 का इन्हें फाइन जमा करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो 25,000 का फाइन है ये जमा करना है। अब यहाँ पे ये जो ए पर्सन है भाई, उसकी तो इनकम भी ठीक है 50,000 है, तो वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा 25,000। वहां पे ही एक ये पर्सन है जो 5,000 ही कमा रहा है, महीने का ही 5,000 कमा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों पर्सन की क्या है ना, परिस्थिति यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे परिस्थिति क्या हो गई, डिफरेंट हो गई।
ठीक है। अब यहाँ पे परिस्थिति डिफरेंट है, तो यहाँ पे इनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप इस पे भी 25,000 का फाइन लगाएंगे और आप इस पे भी 25,000 का फाइन लगाएंगे। कानून क्या करे कि आप इनकी परिस्थिति देखें और इनकी परिस्थिति के हिसाब से काम करें। ठीक है, कि ये देखिए ना, इसकी इनकम कितनी है, 5,000 है, ये कितना 5,000 ये कमा सकता है, तो आप इसकी परिस्थिति के अनुसार इस पे फाइन लगाइए और इस व्यक्ति पे आप इसकी परिस्थिति के अनुसार फाइन लगाइए। यही है समान परिस्थिति में समान व्यवहार का किया जाना। ठीक है, कि भाई जब परिस्थितियां व्यक्ति की समान होंगी तो तभी आप उनके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि चलता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है कि हम सभी को समान, हाँ चलो एक है ना लड़का लड़की, ऐसे लड़का लड़की की, भाई लड़की को भी समानता का अधिकार है, लड़के को भी, सबको है समानता का अधिकार। लेकिन ये जो मिथ चला आ रहा है, जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता का अधिकार का मतलब है इक्वलिटी। किस में बात कर रहे हैं हम, समानता की किस में बात कर रहे हैं हम, अपॉर्चुनिटीज में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि अगर एक मेल पर्सन 80 किलो वजन उठा सकता है तो क्या एक फीमेल भी 80 किलो वजन उठा सकती है, नहीं, दे आर बायोलॉजिकल डिफरेंट। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, और यहाँ पे ही जब वो डिफरेंट है तो उनकी कैपेबिलिटीज भी अलग है, तो उनके साथ क्या होगा ना, उनके साथ अलग अलग उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पुरुष के लिए भी बोल दें कि आप भी 80 किलो वजन उठाएंगे और महिला भी 80 किलो वजन उठाएंगे। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। ठीक है, उठा सकती है कोई, वो अलग बात है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, कि यहाँ पे समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना और किया जाने का क्या मतलब है। और देखिए समानता क्या है, समानता का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार का किया जाना, कि अगर आप व्यक्तियों की परिस्थिति समान है, ठीक है, जिन लोगों की समान परिस्थिति आप उनके साथ समान व्यवहार करें, जिनकी डिफरेंट है उनके साथ आप उनका व्यवहार करें, तभी आप क्या कर पाएंगे, इक्वलिटी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो हमारे अनुच्छेद 14 ने, ठीक है, आर्टिकल 14 ने हमें बताया, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 14 ने हमें बता दिया कि भाई सभी व्यक्तियों को क्या होगा, समानता का अधिकार होगा और किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं पे ही, ठीक है, अब वहीं पे ही इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसमें अनुच्छेद में कुछ रीजनेबल इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। और यहाँ पे क्या है एक्सेप्शंस में, यहाँ पे इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि भाई क्या है, हमारे कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे बोलते हैं कि राष्ट्रपति के साथ फिर अगर राष्ट्रपति ने कोई अपराध कर दिया तो भाई आप उसको भी सजा दें, उसके खिलाफ भी आप क्रिमिनल केस चलाएं, जैसे कि और सभी कॉमन व्यक्ति के खिलाफ जैसे प्रोसीडिंग होती है आप ऐसे ही राष्ट्रपति के खिलाफ करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्लास है, उनको थोड़ा सा इन्होंने रियायत दी है, उसको छूट दी है। और उसमें कौन कौन आता है, एक्सेप्शंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शंस में हमारे आ गए, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए हमारे, ठीक है, और राज प्रमुख हो गए, देश के राज प्रमुख हो गए, राज प्रमुख ही लिख देती हूँ, एम्बेसडर्स वगैरह ना, राज प्रमुख हो गए। संसद में या फिर विधानमंडल में जो भी नेता, भाई संसद की कार्यवाही चलती है, विधानमंडल की कार्यवाही चलती है, उससे रिलेटेड अगर वो कोई सत्य कार्यवाही से संबंधित है ना, उसकी जो ट्रू प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं, कुछ अपने बयान देते हैं बाहर के, तो उनसे भी उन्हें छूट दी गई है कि उनके खिलाफ, ठीक है, और अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज लाया जाता है, दीवानी मामलों में उन्हें छूट दी गई है कि आप उनके खिलाफ केस नहीं ला सकते हैं, राष्ट्रपति को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनके टाइम पे जो उन्होंने अगर कुछ भी डिसीजंस लिए हैं। और अगर आप राष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग लाई जाती है तो उसके लिए फिर प्रावधान किया गया है कि आप उन्हें पहले 2 महीने का नोटिस देंगे, है ना, पहले नोटिस देंगे, फिर उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी। सो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 14 है वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे बात की गई है, युक्ति युक्त रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान में किया गया है। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट, हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 15, और हमारा जो आर्टिकल 15 है वो बात करता है
हमारे आर्टिकल 15 लिख लेते हैं पहले। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली बताता है कि जो राज्य है, ठीक है, चलो पहले हेडिंग ही लिख लेते हैं, ठीक है। धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हमारे यहाँ पे बोला गया कि भाई क्या नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, रिलीजन, डिसेंट, धर्म, मूलवंश, जाति, रिलीजन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में ही हो गया, ठीक है। आप इसको पूरी अपने सेंटेंस पूरा बना लेना, क्योंकि वो फिर ना हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगी तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाते हैं उसे देखने में, ठीक है। तो मैं उसके साथ साथ बोल रही होती हूँ, आप उसे लिख लिया करें, ठीक है। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद 15 में, ठीक है, कितने आधार प्रदान किए गए हैं जिन पे नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देखिए 5 हैं, 5 बेसिस हैं 1 2 3 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 बेसिस हैं यहाँ पे हमारे पास। चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट में क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, अनुच्छेद 15 का फर्स्ट क्लोज हमें बताता है कि जो राज्य है, स्टेट जो है, राज्य, धर्म, वही मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि हमारे आर्टिकल की हेडिंग ने बता दिया, वही हमारा फर्स्ट क्लोज और ज्यादा क्लैरिफाई उसे करता है और बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, किसी नागरिक के विरुद्ध। देखिए यहाँ पे बात हुई है नागरिक की, केवल नागरिक के विरुद्ध। आर्टिकल 14 में बात हुई है किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ,
ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 15 बात करता है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन की बात करता है, ठीक है, नागरिक की ये हमारे की बात करता है। तो राज्य क्या नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करेगा, इन 5 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे इसका सेकंड क्लोज कहता है, और सेकंड क्लोज का इन्हीं 5 बेसिस पे, ठीक है, इन्हीं 5 बेसिस पे सेकंड क्लोज में बताया गया। सेकंड क्लोज हमारा बोलता है कि जो राज्य है, ठीक है, आप याद रखेंगे इन्हीं 5 बेसिस पे, ठीक है, किस किस पे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा। फर्स्ट में बोला कि भाई दुकान हो गई, सार्वजनिक स्थान हो गए, सार्वजनिक स्थान हो गए, भोजनालय हो गए, भोजनालय, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, मनोरंजन के स्थान हो गए, मनोरंजन, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के स्थान हो गए, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। किन के बेसिस पे, यहीं पे फिर वही धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। यहीं पे बी क्लोज में बोला कि कोई भी ऐसी संस्था है, ठीक है, जो राज्य द्वारा पोषित है या फिर ऐसे व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं, जैसे कि भाई कुएं हो गए, आप चलो इसे ऐसे लिखेंगे, पूर्णतः या भागतः, होली और पार्टली, ठीक है, होली और पार्टली, पूर्णतः या भागतः, राज्य द्वारा जो भी पोषित आपकी स्थल हैं, राज्य द्वारा पोषित स्थल हो गए, स्थलों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से या फिर उनके उपयोग से नहीं रोका जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जैसे क्या हो गए, कुआं, तालाब, स्नान घर हो गए, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, बी में, ठीक है। क्या था नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे वो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जैसे कुआं, तालाब, स्नान घाट, बाथिंग घाट्स होते हैं ना, स्नान घाट, ठीक है, कुआं, तालाब हो गए, स्नान घाट हो गए, आपका कोई भी सार्वजनिक समागम हो गया, भाई रोड वगैरह भी हो गए, सड़क हो गई, सार्वजनिक समागम के स्थान हो गए, सार्वजनिक समागम के स्थान हो गए। यहाँ पे इनके प्रवेश से इन्हें रोका नहीं जाएगा किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है, इन दोनों जगहों पर, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी नागरिक को आप जाने से रोक नहीं सकते हो कि भैया ये जो भोजनालय, ये जो रेस्टोरेंट है, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए है ना, या फिर आप किसी स्पेसिफिकली कास्ट के लिए बोल दें कि ये जो रेस्टोरेंट है हम तो इसमें सिर्फ इसी कास्ट को भोजन करवाएंगे, इन्हीं लोगों को हम खाना देंगे, इन्हीं को लोगों की हम सेवा करेंगे। आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने इसके थर्ड क्लोज की। ये तो हो गई हमारी सेकंड क्लोज की बात, अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड क्लोज की। थर्ड क्लोज जो है वो बोलती है कि जो राज्य है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि ना एक्सेप्शन है। अब कुछ शुरू के 2 क्लोज में तो इन्होंने क्या बोला, क्या बताया हमें कि राज्य जो है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं पे जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज में यहाँ पे बताया गया है कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है, स्त्रियों, वुमेन्स, ठीक है, स्त्रियों और बालकों के लिए, चिल्ड्रंस, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बालकों के लिए
विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी बात क्या नहीं, कोई भी बात जो है वो राज्य को नहीं रोकेगी। कि किस लिए नहीं रोकेगी? स्त्रियों और बालकों के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करना चाहता है, उनके लिए कोई विशेष कानून बनाना चाहते हैं, कुछ विशेष चीजें करना चाहते हैं, राज्य को लग रहा है उनकी भलाई के लिए वो आवश्यक है, तो राज्य ऐसा कर सकता है। राज्य पे उस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई स्त्रियों के लिए रिजर्व कर दिया हमने कुछ, है ना, अलग से गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया कि भाई ये सीट तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, स्त्रियों के लिए है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके स्त्रियों के लिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि भाई स्त्रियों के लिए छूट दे दी जाती है। जैसे किसी भी, जैसे आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सभी कर रहे होंगे, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं मेरी को, है ना, तो भाई जैसे कोई एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे का हो गया या फिर दिल्ली पुलिस वगैरह के आपके एग्जाम होते हैं, तो फिजिकल वगैरह होता है ना, और फिजिकल वगैरह में मतलब छूट दी जाती है फीमेल्स को, और मेल की उनमें दौड़ वगैरह में उनके फिजिकल में बहुत डिफरेंट होता है कि भाई अगर मेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ उन्होंने रखी हुई है, तो वो फीमेल के लिए वहीं पे वो 500 मीटर की होगी, है ना। या फिर मतलब कहने का मतलब है कि कुछ छूट राज्य देता है। ठीक है, कि उनको स्पेसिफिक वहां पे यहाँ पे रियायत यहाँ पे दी जाती है। तो राज्य क्या कर सकता है? थर्ड क्लोज में स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि राज्य ने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड किया है। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान में ने किया है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने फोर्थ क्लोज की बात करेंगे। जो हमारी फोर्थ क्लोज है, फोर्थ क्लोज बोलती है कि जो राज्य है, राज्य जो है, राज्य किसी भी नागरिक, ठीक है, किसी भी नागरिक, किसी भी नागरिक जो सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शैक्षिक में शैक्षणिक, ठीक है, जो भी शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उन शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे सेकंड क्लॉज के बाद अब ये एक्सेप्शंस आपको लग रही है ना, अपवाद नहीं हो गए जो पहले इन्होंने बात की थी, अब उन्हीं को इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है आगे। ठीक है, इसमें बोला है कि भाई ऐसा राज्य कर सकता है अगर राज्य को लग रहा है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, और यहाँ पे जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट है, और आपकी यहाँ पे जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहीं से ही जो हमारा जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आता है रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, आरक्षण यहीं से आता है, यहीं पे तो किया गया जातियों के लिए,
रिजर्वेशन, यहीं से आता है रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो आता है आर्टिकल 4 में 15 के 4 क्लॉज में बात की गई है। तो आपको पता होगा जब आरक्षण की अगर हम जब अलग से बात करेंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आपको पता होगा जैसे प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो भाई जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जब हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है वो कितना है 50.5% है। ठीक है, वहीं पे जब हम ओबीसी की बात करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे तो ये 27% है। वहीं पे जब हम बात करेंगे एससी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 15.5% है। और जब हम बात करेंगे एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका है, ये यहाँ पे 7%। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका यहाँ पे 7% है। ठीक है, 7% यहाँ पे इनका है, ये 7%, सॉरी 7.5% इनका है, एसटी का है, और 15% इसका है, एससी का है। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, इतना इतना रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें से भी भाई आपको पता होगा ओबीसी के अंदर भी जैसे अब बात की गई क्रीमी लेयर की कि भाई जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर कर देना चाहिए रिजर्वेशन की कैटेगरी से। क्रीमी लेयर बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, रिजर्वेशन का फायदा उठा के आज वो एक उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है, आज वो एक धनी वर्ग की श्रेणी में आते हैं और अच्छी मतलब वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। जैसे बात करते हैं हम इनकम की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है, अब भाई कोई आईएएस बन गया रिजर्वेशन का फायदा उठा के, तो अब उसके बच्चे को क्या है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो वो किस में आ गए, वो क्रीमी लेयर में आ गए फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसे ही फिर ईडब्ल्यूएस वाली बात भी आई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हुई, वो जनरल कैटेगरी में से ही बात हुई है, हम अच्छे से डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 5th का 4 क्लॉज है ये हमें बताता है कि राज्य क्या कर सकता है, जो लोग शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कर सकता है, राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, CST के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। और इसीलिए क्या किया राज्य ने, यहाँ पे सरकार हमारे विधि कानून ने क्या दिया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, सो दैट कि सभी जो लोग हैं, सभी वर्गों के जो लोग हैं उनका समान रूप से अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको समान रूप से उनको सुविधाओं का उन्हें अच्छे से मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लोज की, 5th क्लोज की हम बात करेंगे। और जो हमारा 5th क्लोज है, ठीक है, 5th क्लोज ने हमारी बात की है यहाँ पे 15th के 5th की हम बात करेंगे। और 15th के 5th ने यहाँ पे बात की जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ये कौन है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है जो ओबीसी हैं उनके लिए, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और एसटी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे इन लोगों के लिए बोला कि शैक्षणिक संस्थाओं में संस्थाओं में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ शैक्षणिक संस्थाओं में, यहाँ पे प्रवेश में, सॉरी भेदभाव की बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने बात की कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में राज्य इनके लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं अब इसकी, आर्टिकल 15 की, राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसीलिए तो क्या कंसेप्ट आया कि भाई जैसे आईआईटी हो गया तो यहाँ पे क्या भाई रिजर्वेशन दिया कि भैया ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, इनका रिजर्वेशन हो गया, एससी का इतना रिजर्वेशन है कि आपको ये सीट फिल करनी ही करनी है। ठीक है, तो प्रवेश से संबंधित क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, प्रावधान किए जा सकते हैं। और आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राज्य ऐसे प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि राज्य इस तरह के प्रावधान बना सकता है कि भाई शैक्षणिक संस्थाएं हो गई तो उनमें प्रवेश में यहाँ पे प्रावधान बनाए जा सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोविजन आया है, यहाँ पे शैक्षणिक गलत लिख गया है, आप इसको सही करेंगे,
शैक्षणिक। ठीक है, ये जो हमारा आया है, ये हमारा आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। ठीक है, 2005 से हमारा ये अमेंडमेंट आया है। अब यहाँ पे देखिए, फिफ्थ क्लोज ने तो बात कर दी कि फिफ्थ क्लोज ने किसको आरक्षण दे दिया, ओबीसी को, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जितने भी आपकी क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें प्रवेश के संबंधित विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, बना दिए हैं। वहीं पे ही यहाँ पे एक सिक्स क्लोज जोड़ा गया। ठीक है, ये हमारा सिक्स क्लोज जोड़ा गया, और जो कि हमारा आया है यहाँ पे, ये हमारा इसके लिए, चलो पहले यहाँ पे क्या आया, हमारा सिक्स क्लोज जोड़ा गया, और ये इसमें क्या बोला गया कि भाई जो क्या है कि आपके जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण की यहाँ पे बात की गई, आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण की बात की गई। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जो कि इकोनॉमिकली रूप से जो क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनकी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोविजन आया है, इस प्रोविजन को हमारा जोड़ा गया है। यहाँ पे हमारे इसके लिए आया था 103, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो कि हमारा हुआ 2019 में। ठीक है, आप अमेंडमेंट भी याद रखेंगे। 15 का क्लोज 6 जो बात करता है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण के बारे में। ठीक है, जो उसको जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। वहीं पे ही अनुच्छेद 15 का 5 बात करता है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, और हमारा जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 हमारा बात करता है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, ये बात करता है लोक नियोजन में समता की बात करता है। ठीक है, लोक नियोजन में समता की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ opportunity in matters of public employment, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसने क्या बात की है, हमारा अनुच्छेद 16 जो बात करता है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और ये अनुच्छेद 16 ये बताता है कि जितने भी लोक नियोजन के पद हैं उनमें क्या होगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लोज हमारा स्पेसिफिकली क्या बोलता है, 16 को फर्स्ट क्लोज बात करता है कि जो राज्य है वो नियोजन और नियुक्ति के संबंध में सभी लोगों को क्या होगी, फर्स्ट क्लोज ने बोला कि नियोजन और नियुक्ति
की बात हुई है यहाँ पे, नियोजन की और नियुक्ति की बात यहाँ पे हुई है। नियोजन और नियुक्ति में समता दी जाएगी, ठीक है, समानता दी जाएगी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी लोगों को समान अवसर की समानता होगी, ठीक है। नियोजन और नियुक्ति में अवसर की समता, अवसर की समता की यहाँ पे बात की गई है। और 16 क्लोज फर्स्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि सभी लोगों को, ठीक है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें अपॉइंटमेंट के संबंध में, उसमें एम्प्लॉयमेंट के संबंध में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे ही जो हमारा सेकंड क्लोज है, ठीक है, हमारा जो 16 का सेकंड क्लोज है वो बताता है कि आप क्या धर्म, जो यहाँ पे बात की गई है कि नागरिकों के साथ, ठीक है, फिर से आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं या ना, ये लोक नियोजन की जो हम बात कर रहे हैं, ये फिर से हमारा आर्टिकल 16 बात करता है, सिर्फ केवल और केवल नागरिकों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की, सेकंड क्लोज ने बताया कि जो कौन होंगे, कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, आपको याद आ रहा होगा आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली हमने डिस्क्रिमिनेशन को बोला कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे 5 बेसिस वहां पे थे। अब देखिए 16 का 2 जो है, 5 तो वही है हमारे पहले, यहाँ पे इन्होंने ऐड किया उद्भव, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट को यहाँ पे ऐड किया, और निवास स्थान, रेजिडेंस, ठीक है, कि रेजिडेंस के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जनरल रूल हम मैं बोल रही हूँ ना कि देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने एक जनरल बात कर दी, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि भाई आप इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप किसी भी नागरिक के साथ जब भी बात होगी अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की जब भी बात होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जब भी अपॉर्चुनिटी की बात होगी, तो आप इन 7 बेसिस पे नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप सभी को इक्वल रूप से अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। वहीं पे ही जो हमारा थर्ड क्लोज है, ठीक है, 16(3) का, फिर से मैं बोलूंगी एक्सेप्शन, ठीक है, इसकी यहाँ पे एक्सेप्शन, ये जो ऊपर 2 हमारे क्लोज हैं उनकी एक्सेप्शंस है, अपवाद है। 16(3) ने बोला कि राज्य क्या कर सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि भाई कोई स्टेट है, किसी स्टेट ने अपने स्टेट के लिए किसी स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी ने अपने स्टेट में कोई भर्ती निकाली, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए कोई भर्ती निकाली। अब यहाँ पे जो राज्य है उसने हमारे यहाँ पे जो बोल दिया कि भाई जो यूपी के जो निवासी हैं, जितने भी लोग यूपी के निवासी हैं, उनका हम 27% आरक्षण उन्हें हम अलग से देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर हमने बोल दिया कि भैया 27 सीटें ना, ये वाली हमारी 27 सीटें जो हैं वो हमारे यूपी के लोगों के लिए रिजर्व है बिल्कुल,
तो ऐसे राज्य कर सकता है, ठीक है, अपने स्टेट के लिए राज्य कर सकता है या फिर अपने स्टेट के नागरिकों को कुछ छूट दे देना, ठीक है। तो राज्य क्या कर सकता है, ऐसे निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, ठीक है। भाई जैसे भी होता है ना कि जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड वगैरह के हो गए, तो वहां पे थोड़ा हाइट का इशू होता है, उन लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है, तो उन्हें छूट दे दी जाती है। जैसे जो फिजिकल की जो हमारे यहाँ पे हाइट मांग रहे होंगे वहां पे उनकी कम होती है, तो वो क्या है, निवास आधार पे क्या हो गया, रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन क्या है, वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमारे इंडिया में हमारे संविधान ने कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हमने यहाँ पे किया है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया, युक्त युक्त भेदभाव किया गया है, ठीक है। जब तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इक्वलिटी कैसी है, भैया हमारे यहाँ पे समान परिस्थिति में समान व्यवहार का किया जाना ही क्या है, इक्वलिटी है, कि आप व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करें, ठीक है। ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक वर्ग को आप बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा दें और दूसरे को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 का 3 क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ ने क्या बोला, फोर्थ ने बोला कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे बात की गई है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, ठीक है, कर सकता है, राज्य को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टेट क्या कर सकता है, प्रोविजन बना सकता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्लोज है उसने क्या बोला, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके रिजर्वेशन के बारे में बात की है। चलो ऐसे ही लिख देती हूँ, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पे बात की गई है। कहाँ पे, फोर्थ क्लॉज में। यहीं पे ही जो हमारा फिफ्थ क्लोज है, जो हमारा इसका हम यहाँ पे ही बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, राज्य आरक्षण के प्रावधान बना सकता है। वहीं पे ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐड होता है हमारे यहाँ पे 4A, ठीक है। 4A आर्टिकल हमारा यहाँ पे आता है, जो कि हमारा आता है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 से, ठीक है, 1995 से हमारा ये आता है। और यहाँ पे इन्होंने बात की, 4A बात करता है SC, ठीक है, SC कौन हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति, और ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 4A ने बात की SC और ST की सेवाओं में आरक्षण, ठीक है, आप यहाँ पे सेवाएं ऐड करेगा, सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, ओके। अब यहाँ पे जो बात की इन्होंने स्पेसिफिकली फिर से प्रोविजन बनाया SC ST के लिए, SC ST का वेट यहाँ पे बात हुई है SC ST को पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। क्या हुआ कि यहाँ पे रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इन प्रमोशंस, ठीक है, जो लोग क्या है सरकारी सेवाओं में है तो भाई क्या होगा, उनका जो प्रमोशन होगा उसमें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। किसको स्पेसिफिकली, क्लास आप याद रखेंगे, SC और ST की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जो कि 1995 में आया। यहीं पे हमारा एक और क्लोज जोड़ा जाता है यहाँ पे 4th
4B की हम बात कर रहे हैं, 4B की हम बात कर रहे हैं। हमारा 81st हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया है, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, ठीक है, 2000 से हमारा ये आया। ये जो हमारा 4B है ये क्या बात करता है? 4B ने यहाँ पे बात की कि एक वर्ष में न भरी हुई रिक्तियां, बेसिकली कि किसी वर्ष में कोई वैकेंसी आई और वो रिक्त रह गई, ठीक है, अनफिल्ड वैकेंसीज की यहाँ पे बात हुई है। अनफिल्ड वैकेंसीज कि किसी साल में कोई वैकेंसी आई और उसमें से, जैसे भाई रिजर्वेशन का प्रावधान है ना, फॉर एग्जाम्पल कि भाई एसटी के लिए एसटी मान लेते हैं यहाँ पे, भाई एसटी का कितना रिजर्वेशन है? 7.5% है, ठीक है। हमने माना कोई वैकेंसी आई और इसमें ना टोटल जो सीट्स थी वो 1000 सीट थी, ठीक है, टोटल 1000 सीट थी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे मान लिया 7.5% अगर इन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, तो चलो भाई जैसे इनको यहाँ पे कितनी हो गई, इनकी 75 सीट हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे आई थी 2024 में, कोई वैकेंसी आई 2024 में, कोई वैकेंसी आई उसमें 1000 सीट थी, जिसमें से जो 75 सीट थी वो एसटी के लिए रिजर्व कर दी इन्होंने। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस एग्जाम में जो 50 सीट है 2024 में केवल 50 सीट भरी गई हैं, तो यहाँ पे कितनी रह गई? 25 अनफिल्ड रह गई, ये भरी नहीं गई है, ये अनफिल्ड रह गई। तो हमारा जो 4B क्लोज है ये हमारा इसीलिए आया है, ये इनकी बात कर रहा है जो अनफिल्ड वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो अनफिल्ड वैकेंसीज है ना, आप इनको अलग लेंगे, आप इनको बिल्कुल अलग समझ के भरेंगे। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अब 2025 में भी भाई कोई वैकेंसी आती है, 2025 में कोई दोबारा से वैकेंसी आई, फिर से यहाँ पे 1000 सीट थी, अब क्या है भाई इनकी 75 सीट इन्होंने रिजर्व कर दी, ठीक है। एससी की 75 सीट क्या है? ये रिजर्व है, ये तो इनकी रिजर्व हो गई यहाँ पे। तो अब यहाँ तो ये रिजर्व हो गई। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पिछले साल के 25 क्या है अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, अब इनको भी यहीं पे भरोगे अलग, 25 हो रहे हैं, तो अब इनकी कितनी हो गई ये सीट यहाँ पे? 100 हो गई, सॉरी 100 हो गई अब इनकी ये सीट यहाँ पे, है ना। ये जो 25 सीट है, अब इनको भी, अब इनकी टोटल सीट यहाँ पे कितनी हो गई? 100 सीटें अब आपको भरनी है। इसीलिए इस जो रूल है, इसको जो रूल है ये 4B को यहाँ पे बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल इसे बोला जाता है कि आप क्या करेंगे, अगर इस साल आपकी कोई वैकेंसीज, इस साल आपकी वैकेंसीज क्या रह गई है? अनफिल्ड रह गई है, तो आप उनको नेक्स्ट ईयर कैरी करेंगे, आप उन्हें उसमें से माइनस नहीं करेंगे, आप उनको अलग से कैरी करेंगे और अलग से नेक्स्ट ईयर या फिर उससे अगले साल जब तक भी आप उन्हें भरने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया 4B हो गया, ठीक है, 4th हमने देख लिया, 4B हमने देख लिया 16 का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 16(5) की। जो 16(5) है हमारा वो बात करता है 16(5) जो बात करता है वो नियुक्ति में वरीयता की बात करता है, नियुक्ति में वरीयता की बात करता है। नियुक्ति में वरीयता कैसे दी जाएगी? यहाँ पे इनका कहना है, यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो भी क्या होंगे, कोई भी धार्मिक हो गया, सांप्रदायिक संस्था हो गई, उनमें जो पदधारी होंगे, ठीक है, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई जो भी, अगर कोई नियुक्ति में वरीयता कैसे है कि भाई किसी भी धार्मिक उसमें किसी भी धार्मिक या फिर कोई सांप्रदायिक संस्था है, या सांप्रदायिक कोई संस्था हो गई, सांप्रदायिक संस्था हो गई, तो यहाँ पे इनके जो पदधारी हैं
वो विशेष धर्म के हो सकते हैं, विशेष धर्म के हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई वो उस धर्म के मानने वाले यहाँ पे हो सकते हैं, उनको क्या है, वो उन्हें मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, पदधारी किसी धर्म को मानने वाले लिखें, वो सही रहेगा ज्यादा। किसी धर्म के को, किसी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। जैसे कि भाई आर्मी में सेना का कोई सेना में वहां पे मंदिर बना हुआ है कोई, ठीक है, मंदिर बना हुआ है, हिंदू मंदिर है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे जो हिंदू मंदिर है, अब इसमें यहाँ पे हिंदू मंदिरों में तो भाई पुजारी होते हैं, अब जो पुजारी है वो भी हिंदू ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो भाई हम क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, जो हिंदू होगा, ठीक है, और जो पुजारी की जो भी उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी होंगी, उन्हीं को क्या है, उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाएगा, हिंदू को ही यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, और ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 16(5) है वो नियुक्ति में वरीयता की यहाँ पे बात करता है। ओके, इसी तरह से हमारा जो 16(6) है, 16(6) है, उसने यहाँ पे हमारी बात की है, 16(6) ने 16(6) ने बात की है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जिसे आप बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की है। और स्पेसिफिकली 16(6) ने जो ईडब्ल्यूएस क्लास है उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पे रिजर्वेशन होगा वो कितना होगा, 10% होगा। ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का के लिए आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। और ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ये कहाँ पे बात की गई है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जो सामान्य वर्ग है, ठीक है, जो आपका क्या है, जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, कितना है सामान्य वर्ग में, यहाँ पे 50.5% है। ठीक है, इनका रिजर्वेशन, इसी में से ही 10% किसका होगा, यहाँ पे 10% किसका रिजर्वेशन होगा, ये ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा, इसकी अपनी गाइडलाइंस है। ठीक है, कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कि भाई उनकी जो पारिवारिक आय है वो उनकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ उनके पास जमीन होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, तो अब उसका क्राइटेरिया देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है। और 16(6) ने स्पेसिफिकली बात की है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पे आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है, राज्य ने प्रावधान किया है कि किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जाएगा, आप छुआछूत अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता करते हैं तो वो क्या होगा, वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता को क्या किया गया है, निषिद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार अस्पृश्यता का क्या मतलब है, मतलब ये बोलते हैं ना छुआछूत, जाति के आधार पे आप भेदभाव करते हैं कि आप इस जाति के हैं, आप नीचे बैठो, आप ये करें। ठीक है, उसको उसके साथ खाना नहीं खाना, उसके साथ बैठना नहीं है, हम स्वर्ण जाति के हैं, हमारी ऊंची जाति, तुम्हारी नीची जाति। ठीक है, घर में नहीं घुसने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, आज भी है भारत में, है ना।
बिल्कुल है। तो इस तरह का यहाँ पे वही फिर वही इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, कि सभी लोगों को क्या है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी व्यक्ति की गरिमा को, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। तो हमारे संविधान ने तो पूरी कोशिश की है। वो अलग बात है कि धरातल पे अभी चीजें नहीं उतरी हैं, अभी भी लोगों की मानसिकता वही है, स्टीरियोटाइप लोग हैं आज भी, ठीक है, जो ऐसा व्यवहार करते हैं। उनके लिए ये है कि उनके लिए क्या है, फिर दंडनीय उसके लिए बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है कि अगर आप क्या करेंगे कि किसी भी वर्ग के साथ आप कोई ऐसा आचरण करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है, बेकार आचरण किया जा रहा है, जो उसकी डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, जैसे SC/ST एक्ट आ गया, फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आया था, है ना, अनटचेबिलिटी एक्ट भी आया था इसके लिए, सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट आया, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे आर्टिकल 17 में क्या किया गया है, जो अस्पृश्यता है उसको निषिद्ध किया गया है, अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है, वर्जित किया गया है, निषिद्ध, स्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है, किया गया है। और अगर कोई ऐसा कोई आचरण करता है तो ऐसा आचरण क्या होगा, दंडनीय, उसे अपराध माना जाएगा, विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, आचरण को दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। देखना आप आज सर्च करके अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से कानून है ना, बहुत सारे तो वो आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। चलें बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 जो हमारा बात करता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। अब यहाँ पे भाई उपाधियों का अंत, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या मतलब है, यहाँ पे बोला गया उपाधियों के अंत के बारे में। यहाँ पे इसके आर्टिकल अनुच्छेद ने हमें बताया कि जो राज्य है, उपाधियां कैसी भाई, क्या भाई राजा महाराजा, है ना, कि इस तरह की कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी, कोई इस तरह की उपाधियां नहीं लगे, कोई अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगाएगा महाराणा प्रताप सिंह, पहले थे वो सब, है ना। आज के टाइम में कोई ऐसे अपना नाम के आगे ऐसे महाराणा नहीं लगा सकता, महाराजा नहीं लगा सकता, राजा नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपाधियों का अंत किया गया है, इसमें बोला गया है, अनुच्छेद 18 ने कहा कि जो राज्य है वो केवल किसमें उपाधियां दी जाएंगी, राज्य केवल सेना और विद्या संबंधी, सेना और विद्या के क्षेत्र में, सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, उपाधि दी जा सकेंगी। कैसे भाई, जैसे सेना के क्षेत्र में कैसे हो गई, सेना में भाई जैसे कर्नल हो गई, है ना, कॉलोनल हो गया, कर्नल हो गए, यहाँ पे कॉलोनल, यहाँ पे आपके भाई हाँ यहाँ पे हमारे हो गए कर्नल हो गया, ठीक है। सेना में आप उपाधि दे सकते हैं। विद्या के क्षेत्र में क्या हो गए भाई, जैसे आपने डॉक्टर्स दे दिया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, है ना, लगा लेते हैं ना अपने नाम के आगे प्रीफिक्स। तो इस तरह की उपाधियां दी जा सकती हैं। बाकी आप किसी को राजा महाराणा प्रताप, है ना, महाराजा, इस तरह की उपाधियों का यहाँ पे वायलेशन किया गया है। वहीं पे इसके साथ साथ ये हमारा फर्स्ट क्लोज में बोला गया है, इसी तरह से जैसे सेकंड क्लोज में यहाँ पे बोला गया है कि जो कोई भी नागरिक क्या नहीं करेगा, फॉरेन स्टेट से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कोई भी नागरिक किसी भारतीय किसी अन्य राज्य से, ठीक है, फॉरेन से, है ना, विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि लेता है, कोई भेंट स्वीकार करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उसे उसकी राष्ट्रपति की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये हमारे आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ये याद रखेंगे। ओके, तो ये था आज की हमारी क्लास। आज की हमने अपनी क्लास में पढ़ा समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में आज मैंने आपको पढ़ाए अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 हमारा डील करता है समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद 14 है, सबसे पहले आर्टिकल 14 ने हमारी बात की विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, कि राज्य क्या करेगा,
सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि क्या समान संरक्षण प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 15 फिर मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, आपको अच्छे, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें, अच्छे से आपको समझ आएगा। आर्टिकल 15 ने क्या बोला कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे स्पेसिफिकली जो सेकंड क्लोज था, ठीक है, फर्स्ट क्लोज ने बोल दिया कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा इन 5 बेसिस पे, ठीक है, और फिर सेकंड क्लोज ने बोला कि भाई कोई ऐसी जगहें हैं, दुकान हो गया, सार्वजनिक कोई स्थान हो गया, भोजनालय हो गए, मनोरंजन के स्थान हो गए, या फिर राज्य द्वारा पोषित ऐसी संस्थाएं हैं या फिर पोषित संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के प्रयोग के लिए बनाई गई हैं, जैसे क्या क्या हो गए भाई, आपके कुआं तालाब हो गए, स्नान घाट हो गए, है ना, तो वहां पे प्रवेश आप निषिद्ध नहीं कर सकते हैं, आप कोई रिस्ट्रिक्शंस वहां पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे फिर हमारा जो थर्ड क्लोज है, फिर से एक्सेप्शन ना, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है, वो स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। फोर्थ क्लोज ने यहाँ पे बोला कि जो नागरिक है वो क्या कर सकता है, वो राज्य जो है वो जो नागरिक जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, एससी के जो लोग हैं, है ना, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। फिफ्थ ने अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान की बात की कि राज्य ऐसे विशेष प्रावधान बना सकता है। यहाँ पे 6 ने बात की कि राज्य क्या कर सकता है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान कर सकता है। हमारे आप यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखेंगे, इसके लिए हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहीं पे हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 16 ने यहाँ पे बात की, आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे बोला गया है कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों को क्या है, नियोजन और नियुक्ति के संबंध में सभी लोगों को समान अवसर की समानता देगा, ठीक है, अवसर की समानता होगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, ये दोनों बाद में है ना, ये दोनों एक्स्ट्रा जुड़े हैं, यहाँ पे ये 2 जुड़े हैं, क्योंकि जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं ना वहाँ पे 5 बेसिस बताए गए, यहाँ पे 7 बेसिस हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे 7 बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे थर्ड में बोला कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। फोर्थ ने फिर से बात की, यहाँ पे बात की कि जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए सेवाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, उसके लिए राज्य प्रावधान कर सकता है। फोर्थ ने बात की जो एससी और एसटी हैं उनके लिए क्या होगा, प्रमोशन में उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उनके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है, और इसी को फोर्थ को हम बोलते हैं यहाँ पे कैचअप रूल। और यहाँ पे जो हमारा फोर्थ बी है, फोर्थ बी ऐड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा यहाँ पे 81st 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इसने बात की कि 1 वर्ष के अंदर जो रिक्तियां रह गई हैं, ठीक है, अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं, उनको आप नेक्स्ट ईयर या आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएगी आप उसमें उनको फिल कर लेंगे, ठीक है, और उनको आप अलग से ट्रीट करेंगे, ना कि जो उनका रिजर्वेशन है आप उसमें उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अलग से इंक्लूड होगी। बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और इसी को हम जानते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 16(5) ने यहाँ पे नियुक्ति में वरीयता की बात की है, प्रायोरिटी दी है यहाँ पे, ठीक है, प्रायोरिटी कैसे दी है कि भाई यहाँ पे जैसे धार्मिक और जो भी सांप्रदायिक संस्था हैं उनके जो पदधारी हैं उनके ऑफिस से संबंधित यहाँ पे हम राज्य क्या कर सकते हैं, विशेष प्रावधान बना सकता है। जैसे मंदिर है भाई, आर्मी का कोई, आर्मी के सेना में कोई मंदिर बना हुआ है तो मंदिर में वहां के लिए भी कौन पुजारी होगा, तो वहां पे धर्म के आधार पर उसे वरीयता दी जा सकती है। 16(6) ने बात की है EWS क्लास की, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके रिजर्वेशन की बात की है, और यहाँ पे बोला है उनके लिए 10% आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता के अंत की बात की है कि किसी भी तरह की कोई अस्पृश्यता नागरिकों के साथ नहीं की जाएगी। किसी भी राज्य के अंदर ये जो नागरिक हैं वो भी क्या नहीं करेंगे, वो अनटचेबिलिटी का जो आचरण है वो नहीं करेंगे, अगर वो करते हैं तो भाई उसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से कानून भारत में है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो हमारा बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है कि भाई राजा महाराजा है ना, इस तरह की जितनी भी उपाधियां हैं उनका क्या होगा, उनका अंत किया जाएगा, ठीक है, उनका अंत किया जाएगा। उसमें ही बोला गया कि भाई सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती हैं। इसके साथ में ही जैसे भाई हमारे यहाँ पे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सब क्या है, ये इस तरह के, क्योंकि हम क्या एनकरेजमेंट के लिए कर रहे हैं,
ठीक है, व्यक्ति के एनकरेजमेंट के लिए कर रहे हैं, इस तरह की उपाधियां क्या है वो दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कैसी भी आपको हमारी क्लास लग रही है, आप अपने व्यूज़, कहने का मतलब है आप अपना रिव्यू जो है वो ज़रूर दें क्लास के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।